पिछले वीडियो में हमने 16वें चैप्टर में इसके पार्ट 3 का अध्ययन किया था। आज अपन इसके पार्ट 4 का अध्ययन करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो अपना 16वां लेसन था ब्रह्मांड एवं जैव विकास, इसमें अभी तक अपन ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में भारतीय अवधारणा का अच्छे से अध्ययन कर लिया। इसके बाद हमने दूसरे वीडियो में बिग बैंग सिद्धांत और जैव केंद्रितता के सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया था। और तीसरे वीडियो के अंदर हमने प्यारे विद्यार्थियों कल अपन ने जीव उत्पत्ति के भौतिक सिद्धांतों का अध्ययन किया था, जिसमें हमने सबसे पहले अरस्तु, उसके बाद चार्ल्स डार्विन और उसके बाद स्टेनले मिलर और अंत में अपन ने जेबीएस हाल्डेन के सिद्धांतों का अच्छे से अध्ययन कर लिया था। और अपन ने लास्ट पॉइंट छोड़ा था कल स्टेनले मिलर का प्रयोग। तो इस वीडियो के अंदर हम स्टेनले मिलर के प्रयोग को विस्तार से समझेंगे। इससे पहले मैं एक बार आपको जो पिछला जो अपन ने पढ़ा है पिछले वीडियो में जीव उत्पत्ति के भौतिक सिद्धांतों में, उनको मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, कल अपन ने देखा था एक अरस्तु के बारे में पढ़ा था, उसके बाद डार्विन के बारे में और उसके बाद ऑपेरिन के बारे में पढ़ा था और अंत में अपन ने पढ़ा था हाल्डेन का सिद्धांत। अब जीवों की उत्पत्ति के संदर्भ में अरस्तु ने कहा था कि पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से हुई है, ये बात मानी अरस्तु ने। और अरस्तु ने बताया कि सड़ते मांस से जिस प्रकार से मक्खियां उत्पन्न होती है, इसी प्रकार कीचड़ से मेंढक उत्पन्न होते हैं। तो निर्जीव पदार्थों से जीव की उत्पत्ति किसने मानी? अरस्तु ने। इसी प्रकार डार्विन का कहना था, डार्विन ने माना कि जीवन की उत्पत्ति में ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है। ईश्वर की भूमिका को नकार कर इन्होंने जीव की उत्पत्ति प्राकृतिक नियमों से मानी। इसके बाद ऑपेरिन ने भी जीव उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था और निर्जीव पदार्थों से ही जीवन की उत्पत्ति मानी। इनका कहना था कि अनेक खगोलीय पिंडों पर मीथेन गैस की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण अपचायक रहा होगा। और इस कारण पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण में कौन कौन सी गैसें थी? हाइड्रोजन, इसके अलावा आपके मीथेन, इसके अलावा अमोनिया व क्या थी? जलवाष्प थी। इसके कारण पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण अपचायक था। और इनसे जो यौगिक बने, उन्होंने और संयोग करके और जटिल यौगिकों का निर्माण किया, जिससे विभिन्न रूपों में जीवों का विकास हुआ। इसके बाद हाल्डेन ने क्या किया? ऑपेरिन के विचारों को और विस्तार दिया। और हाल्डेन ने बताया कि पृथ्वी जब सूर्य से अलग हुई तो अत्यंत गर्म थी, फिर धीरे धीरे ठंडी हुई तो इस पर वातावरण बना और अनेक तत्वों का निर्माण हुआ। भारी तत्व पृथ्वी की गहराई में चले गए और हल्के तत्वों से पृथ्वी की क्या बनी? सतह बनी। इन हल्के तत्वों के आपसी संयोग के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में मीथेन व किसका निर्माण हुआ? जलवाष्प का निर्माण हुआ। इसके बाद हमारे विद्यार्थियों सूर्य के प्रकाश और विद्युत विसर्जन प्रभाव के कारण पृथ्वी के ऊपर गर्म सूप बना, जो जल में विलय होने पर प्रथम जीव का निर्माण हुआ। तो यहाँ तक अपन ने पिछले वीडियो में अच्छे से अध्ययन कर लिया था अरस्तु के बारे में, डार्विन के बारे में, ऑपेरिन के बारे में, हाल्डेन के बारे में। अब ऑपेरिन और हाल्डेन के जो सिद्धांत थे, इनका कोई प्रायोगिक आधार नहीं था। तो इनका प्रायोगिक सत्यापन किया प्यारे विद्यार्थियों किसने? स्टेनले मिलर ने। अब अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे स्टेनले मिलर के प्रयोग को। तो प्यारे विद्यार्थियों 1953 के अंदर हम बात कर रहे हैं 1953 की। स्टेनले मिलर एक शिकागो के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। 1953 में पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था में, पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था में एमिनो अम्लों का उत्पादन, एमिनो अम्लों का उत्पादन संभव, ये एक लेख लिखा। किसने लिखा? स्टेनले मिलर। तो प्यारे विद्यार्थियों 1953 में स्टेनले मिलर ने पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था में एमिनो अम्लों का उत्पादन संभव नामक लेख लिखकर इस हाल्डेन के
पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था में एमिनो अम्लों का उत्पादन संभव नामक लेख लिखकर किसकी, तो आप बताओगे हार्डे और ऑपेरिन के सिद्धांतों का क्या किया, इन्होंने समर्थन किया। अब प्यारे विद्यार्थियों, स्टेनले मिलर ने एक उपकरण का निर्माण किया और उस उपकरण का नाम था विद्युत विसर्जन उपकरण। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्टेनले मिलर ने अपने प्रयोग के लिए एक उपकरण तैयार किया, विद्युत विसर्जन उपकरण। अब ये विद्युत विसर्जन उपकरण किस प्रकार से था, तो पहले अपन इसको चित्र के द्वारा समझते हैं। तो नॉर्मल अपन आसानी से इसका चित्र बना लेंगे। तो चित्र में सबसे पहले एक गोल पेंडे वाला फ्लास्क बनाएंगे, क्योंकि कांच का बना हुआ ये उपकरण है पूरा। तो इस प्रकार से अपन इस चित्र का डायग्राम बनाएंगे। एक गोल पेंडे का यहाँ पे अपन एक क्या बनाएंगे, फ्लास्क बना लेंगे इस प्रकार से। और यहाँ पे अपन एक स्टॉप या बर्नर लगाएंगे जो पानी को गर्म करने के काम में आएगा। इस प्रकार से इसको अपन कर सकेंगे। अब प्यारे विद्यार्थियों, ये जो गोल पेंडे का फ्लास्क है, इसमें अपन को क्या भरना है, पानी। इस तरीके से हम इसके अंदर क्या भरेंगे, पानी। अब आगे इसको अपन बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक विद्युत विसर्जन बल्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे, विद्युत विसर्जन बल्ब। इस प्रकार से हम इसके अंदर एक विद्युत विसर्जन बल्ब लगाएंगे। ध्यान से आप देखते जाएंगे। सबसे पहले अपन ने गोल पेंडे का फ्लास्क लिया, उसके बाद यहाँ पे अपन ने एक क्या लगाया, विद्युत विसर्जन बल्ब लगाया। यहाँ पर जो संघनन के बाद जो भी द्रव बनेगा उसके लिए यहाँ पे एक संघनित्र लगाएंगे इस प्रकार से। इतना करने के बाद प्यारे विद्यार्थियों, अपन इस डायग्राम को और आगे की तरफ बढ़ाएंगे और यहाँ से अपन इसको इस पंप की सहायता से जोड़ देंगे। अब प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर नमूने के विश्लेषण के लिए यहाँ पे पात्र रखेंगे जहां से इस नमूने का विश्लेषण किया जा सकेगा। इस प्रकार से एक पात्र लगा देंगे, ठीक है। और ये अपना हो जाएगा, संयंत्र हो जाएगा। इसमें 3 गैसें अपन भर देंगे और वो 3 गैसें आपके हाइड्रोजन, अमोनियम और मीथेन। अब प्यारे विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे कि स्टेनले मिलर का प्रयोग। तो स्टेनले मिलर ने क्या किया, 1953 में पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था में एमिनो अम्लों का उत्पादन संभव नामक एक लेख लिखा और इन्होंने एक विद्युत विसर्जन उपकरण लिया। अब प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने इस विद्युत विसर्जन उपकरण की संपूर्ण हवा को क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। कंप्लीट जो इसमें हवा थी उसको क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। इस विद्युत विसर्जन उपकरण में एक गोल पेंडे का कांच का क्या था, फ्लास्क था, कांच का फ्लास्क, और एक लगा था विद्युत विसर्जन बल्ब, एक लगा दिया विद्युत विसर्जन बल्ब, और एक पानी को ठंडा करने के लिए क्या लगा हुआ था, संयंत्र लगा हुआ था जो पानी का संघनन करता था, यानी गर्म पानी को ठंडे पानी में बदलने का कार्य करता था। अब प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने क्या किया, अपने इस उपकरण के अंदर 3 गैसें भर दी और वो 3 गैसें आपकी कौन कौन सी थी, तो प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने जो 3 गैसें भरी थी उनके अंदर आपकी तो मीथेन थी, एक आपकी अमोनिया थी और एक आपकी कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से आप सुनोगे कि 1953 में स्टेनले मिलर ने पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था में एमिनो अम्लों का उत्पादन संभव नामक लेख लिखा और किसके, तो आप बताओगे कि हार्डे और ऑपेरिन के विचारों का इन्होंने समर्थन किया। इन्होंने एक विद्युत विसर्जन उपकरण बनाया। उस विद्युत विसर्जन उपकरण में एक गोल पेंडे का फ्लास्क था और एक विद्युत विसर्जन बल्ब लगा हुआ था। साथ ही विद्युत विसर्जन बल्ब के नीचे क्या जोड़ दिया, संयंत्र जोड़ दिया। अब इन्होंने क्या किया, इस कांच के फ्लास्क को पानी से गर्म कर दिया और
उबालते रहे। अब उबलने के बाद यहाँ पे क्या बनी, जलवाष्प बनी। जलवाष्प जो थी ये आपकी जलवाष्प यहाँ पे किसमें से होती हुई जा रही थी, तो आप बताओगे ये जलवाष्प विद्युत विसर्जन बल्ब से होती हुई। जैसे ये जलवाष्प विद्युत विसर्जन बल्ब में आती तो इसमें जो तीन गैसें कौन कौन सी थी, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, तीनों गैसें वृत्ताकार पथ में क्या होने लगती, घूमने लगती। अब जब ये जलवाष्प जब बाहर निकलती तो संयंत्र के द्वारा इसको ठंडा कर लिया जाता और ठंडा करने पर ये जलवाष्प किसमें रूपांतरित हो जाती, द्रव के अंदर रूपांतरित हो जाती। और इस द्रव को विश्लेषण के लिए बाहर निकाला जा सकता था। और मिलर ने यह प्रयोग लगभग एक सप्ताह तक किया। एक सप्ताह तक यह निरंतर यह प्रयोग किया तो उन्होंने देखा कि इस द्रव के अंदर, जब इस द्रव का विश्लेषण किया तो उन्होंने बताया कि इस द्रव के अंदर एमिनो अम्ल व एसिटिक अम्ल जैसे कार्बनिक पदार्थ मौजूद थे जो जीवन का आधार बने। अब प्यारे विद्यार्थियों, आप मुझे बताओ, चाहे ओपेरिन का सिद्धांत देख लो, चाहे हाल्डेन का सिद्धांत देख लो, उन्होंने ओपेरिन के सिद्धांत के ऊपर ने देखा था कि ओपेरिन ने बताया था कि पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण कैसा था, अपचायक था। और पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण में कौन सी गैसें बताई थी ओपेरिन ने, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और क्या, जलवाष्प। तो यहाँ भी मिलर ने ऐसा उपकरण तैयार किया जिसमें एक तो मीथेन गैस, एक अमोनिया और एक हाइड्रोजन गैस के अलावा पानी को गर्म करके उसकी क्या बना दी, जलवाष्प बना दी। और इसका प्रायोगिक सत्यापन किया जिससे अंत में जो द्रव प्राप्त हुआ उसका विश्लेषण करने पर यह पता चला कि इसमें एमिनो अम्ल, एसिटिक अम्ल जैसे पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ मौजूद थे जिससे जीवन की नींव रखी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने पढ़ा स्टेनले मिलर का प्रयोग। अब स्टेनले मिलर का प्रयोग क्या था, एक बार ध्यान से आप पूरा देखोगे तो आप बताओगे कि 1953 में स्टेनले मिलर ने एक लेख लिखा। वो लेख क्या था, तो लेख ये था कि पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था में एमिनो अम्लों का उत्पादन संभव नामक लेख लिखकर इसके विचारों का समर्थन किया। तो आप बताओगे हाल्डेन व ओपेरिन के विचारों का समर्थन किया। अब प्यारे विद्यार्थियों, स्टेनले मिलर ने एक विद्युत विसर्जन उपकरण बनाया। इस विद्युत विसर्जन उपकरण में एक कांच का गोल पैदे का क्या था, फ्लास्क था। एक इसमें विद्युत विसर्जन बल्ब लगा हुआ था और पानी को ठंडा करने के लिए, संघनन करने के लिए क्या लगा हुआ था, संयंत्र। और यहाँ पे अपन ने पानी को गर्म करने के लिए क्या लगा दिया, बर्नर। अब प्यारे विद्यार्थियों, स्टेनले मिलर ने विद्युत विसर्जन उपकरण की संपूर्ण हवा को क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया और कांच के गोल पैने वाले फ्लास्क में क्या भर दिया, पानी। और साथ ही साथ उपकरण के अंदर तीन गैसें भी, कौन कौन सी, मीथेन CH4, अमोनिया NH3 और कौन सी गैस, हाइड्रोजन H2। अब प्यारे विद्यार्थियों, मिलर ने पानी को निरंतर उबाला। उबालने पर क्या बनी, जलवाष्प। अब ये जलवाष्प विद्युत विसर्जन बल्ब में जब जाती तो तीनों गैसें हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन तीनों वृत्ताकार पथ में निरंतर घूमती रहती। इसके बाद जब बाहर निकलने पर संयंत्र के द्वारा ये ठंडी होती तो ठंडा होने के बाद ये द्रव में रूपांतरित हो जाती। इस द्रव को विश्लेषण के लिए बाहर निकाला जा सकता था। तो यहां से अपन ने इस द्रव को विश्लेषण के लिए क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। और जब इस द्रव का विश्लेषण किया तो इस द्रव में एमिनो अम्ल, एसिटिक अम्ल जैसे कार्बनिक पदार्थ मौजूद थे जिनसे स्पष्ट होता है कि जो प्रथम जो जीव की उत्पत्ति में जो प्रथम जीव की उत्पत्ति के समय ओपेरिन और हाल्डेन ने जो बात कही थी उसका प्रायोगिक सत्यापन करके दिखाया किसने, स्टेनले मिलर ने। तो अब प्यारे विद्यार्थियों,
ये जो प्रयोग किया स्टेनले मिलर ने लगभग कितने सप्ताह तक किया, 1 सप्ताह तक वो इसी प्रकार से पानी को गर्म करते रहे और जो द्रव्य प्राप्त हुआ उसका निरंतर विश्लेषण करते रहे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये अपना कंप्लीट हुआ जीव उत्पत्ति के भौतिक सिद्धांत। तो जीव उत्पत्ति के भौतिक सिद्धांतों में सबसे पहले पढ़ा था अपन ने अरस्तु का सिद्धांत। तो अरस्तु ने क्या कहा था? अरस्तु ने कहा कि निर्जीव पदार्थों से ही जीव की उत्पत्ति हुई है, जैसे कीचड़ से मेंढक और उसी प्रकार सड़ते मांस से मक्खियां। तो यहाँ मेंढक और सड़ता मांस यहाँ पे निर्जीव पदार्थ हुआ और उनसे नए जीवों की क्या हुई? उत्पत्ति। इसके बाद चार्ल्स डार्विन ने ये बताया कि जीवों की उत्पत्ति में ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है, बल्कि इनकी उत्पत्ति प्राकृतिक नियमों से मानी। इसके बाद स्टेनले, इसके बाद किसने? ऑपेरेन ने 1924 में जीव उत्पत्ति का सिद्धांत दिया और कहा कि निर्जीव पदार्थों से ही जीव की उत्पत्ति हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि डार्विन का यह कथन सत्य है कि जीव से जीव की उत्पत्ति हुई है, लेकिन प्रथम जीव की उत्पत्ति किससे मानी? निर्जीव पदार्थों से। और उन्होंने क्या बताया कि कई खगोलीय पिंडों पर मीथेन गैस की उपस्थिति ये प्रमाण देती है कि पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण, पृथ्वी का जो प्रारंभिक वातावरण मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जलवाष्प से बना होने के कारण अत्यंत क्या रहा होगा? अपचायक। और इन सभी के आपसी संयोग से जो यौगिक बने, उन यौगिकों के और जटिल संयोग से और जटिल यौगिक बने, जिससे पृथ्वी पर जीवों के विभिन्न रूपों का विकास हुआ। इसके बाद हाल्डेन ने क्या किया? ऑपेरेन के विचारों का विस्तार किया और पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर प्रथम संकेंद्रीय जीव की उत्पत्ति को कुल कितने चरणों में बांट के समझाया? तो आप बताओगे 8 चरणों में बांटकर समझाया। और जिनमें उन्होंने क्या क्या प्रमुख बातें बताई? तो फर्स्ट नंबर पे ये बताया कि पृथ्वी जब सूर्य से अलग हुई तो अत्यंत गर्म थी, धीरे धीरे ठंडी हुई, तो ठंडी होने पर पृथ्वी पर वातावरण बना और इसके साथ पृथ्वी पर तत्व बनते गए। नंबर 2, हल्के तत्वों से पृथ्वी का वायुमंडल बना। हर हल्के तत्वों में कौन थे? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन जैसी गैसें थी। और भारी तत्व पृथ्वी के गहराइयां अंदर चले गए। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, वायुमंडल में मौजूद इन गैसों से मीथेन, जलवाष्प आदि का निर्माण हुआ, जिससे पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण अपचायक हो गया। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, विद्युत विसर्जन प्रभाव और सूर्य के प्रकाश के कारण पृथ्वी पर किन किन यौगिकों का निर्माण हुआ? तो आप बताओगे शर्करा, एमिनो अम्ल, ग्लिसरॉल आदि यौगिकों का निर्माण हुआ और इन यौगिकों के जल में विलय होने से पृथ्वी पर पूर्व जैविक गर्म सूप बना, जिससे जीवन का उद्भव हुआ। लेकिन हाल्डेन और ऑपेरेन के जो विचार थे, हाल्डेन और जो ऑपेरेन के जो विचार थे, इनका कोई प्रायोगिक आधार नहीं था। आगे चलकर हाल्डेन और ऑपेरेन के सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन किया किसने? स्टेनले मिलर ने, और अपने प्रयोग के द्वारा किया। तो इन्होंने 1953 में एक लेख लिखा, पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था में एमिनो अम्लों का उत्पादन संभव। ये लेख लिखकर ऑपेरेन और हाल्डेन के विचारों का समर्थन किया। इसके बाद इन्होंने अपने उपकरण में एक विद्युत विसर्जन उपकरण बनाया और इस विद्युत विसर्जन उपकरण में गोल पहले का कांच का फ्लास्क था। इसके अलावा एक विद्युत विसर्जन बल्ब था और एक संयंत्र लगा हुआ था। प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने अपने इस उपकरण में से हवा को क्या निकाल दिया? बाहर निकाल दिया और इसमें 3 गैसें भर दी। कौन कौन सी? हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन गैस। अब इन्होंने क्या किया? इस कांच के फ्लास्क में पानी को भरने के बाद पानी को निरंतर क्या करते रहे? उबालते रहे। उबालने पर जलवाष्प बनी। अब जैसे ही जलवाष्प विद्युत विसर्जन बल्ब में आती तो ये तीनों गैसों के साथ वृत्ताकार पथ में घूमती। तो बताओ, प्रारंभिक वातावरण में भी बताओ ये थे या नहीं थे? हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन और जलवाष्प थे या नहीं थे? तो बताओ, विद्युत विसर्जन उपकरण में भी कौन कौन हो गए? अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन और जलवाष्प। और जैसे ही जलवाष्प ठंडा होने के बाद जब ये संयंत्र में से होकर गुजरती तो ठंडा होने के बाद द्रव में रूपांतरित हो जाती। इस द्रव को विश्लेषण के लिए बाहर निकाला जा सकता था। स्टेनले मिलर ने
ये प्रयोग करीब 1 सप्ताह तक निरंतर किया और इससे जो द्रव निकलता था उसका लगातार विश्लेषण किया और विश्लेषण करने पर यह ज्ञात हुआ कि इसके अंदर एमिनो अम्ल, एसिटिक अम्ल जैसे कार्बनिक पदार्थ मौजूद थे जो प्रारंभिक अवस्था में जब ऑपेरिन और हार्डे ने जब अपने सिद्धांत दिए थे तो उन्होंने भी अपने प्रयोग में ये बात कही थी, तो वो सेम रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला और इसी को इसके बाद स्टेनले मिलर के प्रयोगों का जब प्रायोगिक सत्यापन हुआ तो इसके बाद इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया कि इसकी पृथ्वी पर प्रथम जीव की उत्पत्ति इसी प्रकार से हुई। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कंप्लीट हुए जीव उत्पत्ति के भौतिक सिद्धांत। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जीव उत्पत्ति के आध्यात्मिक सिद्धांत। तब तक के लिए गुड बाय।